वन। सही काम कर गया बलुआ। अब डार्क नहीं आ रहा है ना उस पर। चलो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ कुछ सवाल जवाब लेकर के। और क्वेश्चन सेट नंबर तीसरे की बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, पिछले वीडियो हमने किया था 30 क्वेश्चन किया था इसमें। अब हम 30 के आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 31 क्वेश्चन क्या करें हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ध्यान से देखना, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है इसमें। तो आगे हम बढ़ाते हैं, फिर इस चीज़ को 31 देखते हैं। तो 31 को ध्यान से देखिए। पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य कहलाता है। नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य कहलाता है। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज कॉल्ड। आप सब जानते हैं कि जब भी हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो या तो डी साइड ज़्यादा होगा या सी साइड ज़्यादा होगा। ये कह रहे हैं एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, यानी जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा इसका मतलब प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। तो देखिए क्या इसमें ऑप्शन दे रखा है। लॉस, लॉस तो होना नहीं है। गेन, ये तो लग रहा है गेन, लेकिन दोनों वर्ड है इसमें, इधर लाभ भी है उधर गेन भी है। प्राप्ति, तो प्राप्ति हिंदी वर्ड मिलाइए, तो प्राप्ति का चक्कर छोड़ देते हैं। हमको प्रॉफिट से मतलब है, लाभ से मतलब है। इस प्रकार 31 का जो सटीक आंसर है सी है। एक ट्रिक है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के चलना। कई बार ना कन्फ्यूजन हो जाता है इंग्लिश में, तो हिंदी से काम चला लेते हैं, और हिंदी में कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग इंग्लिश से काम चला लेते हैं। देखें यहाँ पर इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो रहा था, गेन का मतलब ही होता है प्रॉफिट, लेकिन हिंदी देखने पता लगा प्राप्ति, तो अलग हो गया। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हिंदी वाले से काम चला लिया, वहाँ प्रॉफिट, इंग्लिश से काम चला लिया। चलिए ओके। 32, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। कितना क्वेश्चन नंबर था। तो जब कोई पार्टनर दिवालिया हो जाएगा, दिवालिया का मतलब क्या होता है कि पार्टनर इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे हिज डेप्ट, और अदालत ने उसको दिवालिया करार दे दिया, तो ऐसे हालत में पार्टनरशिप का कंपलसरी ड्यूरेशन हो जाएगा। कंपलसरी होना ही है, क्योंकि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, वो पार्टनर किसी एग्रीमेंट करने के लायक नहीं समझा जाता है, इसलिए बेकार हो गया, तो करना पड़ेगा ख़त्म। इसलिए इसमें कंपलसरी कौन सा है, ए सटीक बैठ रहा है, तो ए इसका आंसर होगा। 32 का हमारा सटीक आंसर होगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। आय व्यय खाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो नेचर पूछ रहा है इसमें। हम सब जानते हैं इनकम एक्सपेंडिचर मिला करके हमारा बनता है नॉमिनल अकाउंट, इसलिए सटीक आंसर इसका है सी। तो 33 का आंसर हमारा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तरल संपत्तियों में शामिल नहीं है। तरल संपत्ति मतलब लिक्विड एसेट। द टर्म क्विक एसेट डो नॉट इंक्लूड। लिक्विड एसेट को हम लोग क्विक एसेट भी कहते हैं अंग्रेजी में। असल में जो हमारे करंट एसेट हैं उनमें से दो आइटम को निकाल देते हैं तो लिक्विड एसेट या क्विक एसेट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो लिखा है वो दो आइटम कौन कौन सा, हम स्टॉक निकाल देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस निकाल देते हैं। अगर होगा स्टॉक तो निकालेंगे, होगा प्रीपेड तो निकालेंगे, बट ये शामिल नहीं होता, नॉट इंक्लूड। तो एक तो पहले ही दिखाई पड़ा स्टॉक शामिल नहीं होता। डेटर्स तो रहता ही है, बीआर भी रहता है, कैश एंड बैंक, ये सब रहता है, स्टॉक नहीं रहता। इसलिए क्विक एसेट में नहीं शामिल होंगे, वो हैं स्टॉक। तो आंसर इसका हो गया ए। 34 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या, ये तो वेल नोन है सबको। इन ए पार्टनरशिप फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज टू रेस्ट पार्टनर्स आर। कितने होने चाहिए, अधिकतम संख्या 50 है, तो सबको याद करना चाहिए 50, और तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन 36 पुराने साझेदारों का त्याग, त्याग मतलब सेक्रीफाइस, द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये फॉर्मूला याद करने वाली बात है, ये फॉर्मूला याद करने वाली बात है। फॉर्मूला अगर याद है तो होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो हम सब जानते हैं फॉर्मूले के अनुसार कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस। तो फॉर्मूला देखते हैं कहाँ मैच कर रहा है ये, तो बी में मैच कर रहा। तो क्वेश्चन 36 का जो सटीक आंसर है वो बी। फॉर्मूला रटना होगा आपको, बगैर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में देखते हैं क्या कह रहा है। जब साझेदारों की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है, साझेदारों की तरफ से वह व्यय किस खाते में डेबिट किया जाता है? When realization expense are paid by the firm on behalf of a partner, such expense are debited to which account? ये सोचने की बात है। फर्म पे कर रहा है किसका? पार्टनर्स का। पे करना था पार्टनर द्वारा, लेकिन पार्टनर की जिम्मेवारी को फर्म निभा रहा है। तो फर्म निभा रहा है तो फर्म काटेगा ना कैपिटल से, इनका वो लेगा। तो सीधे सीधे ये कहाँ चले जाते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट करेगा फर्म। ये एक्सपेंस चुकाना फर्म का काम नहीं था, पार्टनर की जिम्मेवारी थी। इसलिए पार्टनर जब नहीं चुकाया तो फर्म चुका दिया, और जब फर्म चुकाएगा तो कहीं ना रिकवरी करेगा ना पार्टनर से, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट से रिकवरी करेगा, तो डेबिट करेगा उसको। अब डेबिट तो नहीं लिखा है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा 37। 37 का 36 है ना, 36 का आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑनरेरियम इज, ऑनरेरियम जो सेक्रेटरी को पे कर का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम लोग इसको इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं डेबिट साइड में। तो देखिए क्या मैच करता है। ध्यान रखना एनपीओ की बात है ये, वसूली खाते में। ये तो कहाँ गया ये? हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बिल्कुल नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है, ये होगा नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग कैपिटल वाला चक्कर छोड़ के ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बात करेंगे। इनकम नहीं है, खर्चा है। डी वाला भी नहीं मिले, तो बी इसका सटीक आंसर है, आयगत व्यय है, क्योंकि हम लोग इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है। जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का, उसमें कौन सा मशहूर है ये मेथड्स? द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। द पॉपुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल आर एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये तो है, ये भी चलता है। सुपर प्रॉफिट मेथड, अरे भाई ये भी चलता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, ये भी चलता है। तो तीनों चलता है। तो डी में लिखा है कि उपरोक्त तो सब, यानी ऑल ऑफ दीज, ये आंसर है डी हमारा सटीक आंसर। सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो इस प्रकार 39 का सटीक आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 40 की तरफ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व। अब कंडीशन इसमें पूछ रहा, when the business of the firm is declared illegal, अगर फर्म के बिजनेस को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए तो लग रहा है कि गड़बड़ होगा, बंद होगा इस पर। इफ़ एनी वन पार्टनर गिव्स अ नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर, बिल्कुल नहीं होगा, ये मतलब नहीं है। विथ कॉन्स्टेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये भी नहीं है। नन ऑफ दिस। तो पहला लग रहा कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ए पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व। अगर बिजनेस ही हमारा गैर कानूनी हो जाएगा, कानून द्वारा घोषित करा रही यार तो गैर कानूनी इलीगल है, तो बंद करना पड़ेगा, ठीक है, डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका ए सटीक आंसर है, 40 का ए। देखते हैं फिर 41 का। 41 में देखिए क्या चीज़ है।
राइट शेयर्स आर द शेयर्स विच, राइट शेयर है जो हमारे पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी अपने प्रोविज़न के हिसाब से जारी करती है, और जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को राइट है ये शेयर खरीदने का, इसलिए हम लोग उसको राइट शेयर भी कह देते हैं। तो देखते हैं, और कंपनी के निर्देशकों को निर्गमित किया जाता है, आर इशू टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये भी तो संभालना पड़ेगा। आर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ये कुछ हद तक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी मैंने पहले से हैं शेयर होल्डर्स, तो उन्हीं का राइट बनता है, उन्हीं को जारी भी होता है। थोड़ा और देख लें, आर इशू टू प्रोमोटर्स, आर इशू टू द वेंडर्स, बिल्कुल नहीं। तो ये कह सकते हैं इसका बी सटीक आंसर है कि जो हमारे पहले से वर्तमान अंशधारी हैं उन्हीं को ये राइट इशू जाता है, पहले उन्हीं का राइट है खरीदने का। तो आंसर हो जाएगा 41 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के डैश उत्पाद हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द डैश प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। हम सब जानते हैं कि हमारा अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, और जितने हम डाटा कलेक्ट करते हैं फिर उसको समराइज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, करते करते हम लोग पहुँचते हैं फाइनल अकाउंट तक पहुँच जाते हैं, और जा कर के फाइनल अकाउंट रिजल्ट निकल कर वहाँ पर ये कहानी ख़त्म, फिर नई प्रक्रिया शुरू होती है, फिर अंतिम खाते तक जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ ख़त्म। फिर तो कह सकते हैं ये जो प्रोसेस हम चला रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सिंपल भाषा में कहते हैं फाइनल अकाउंट। तो ये वो कह रहा है कि उत्पाद कौन सा उत्पाद है, प्रक्रिया के डैश उत्पाद है, फर्स्ट उत्पाद है नहीं, द्वितीय उत्पाद है नहीं, ये भी नहीं है, अंतिम उत्पाद है लास्ट, इनमें से कोई, तो ये लास्ट उत्पाद हमारे एंड उत्पाद हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, जाकर हमारा वहाँ एंड हो जाता है। इस प्रकार 42 का आंसर हो गया सी। 43, अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर प्रॉफिट, ये भी बड़ा मशहूर है। तो सुपर, यहाँ तो दिया ऑप्शन एक फार्मूला के रूप में दे रखा है सुपर प्रॉफिट। दो प्रकार के प्रॉफिट हम एज्यूम करते हैं, एक तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारे बिजनेस में होता है, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और एक हम लोग एक्सपेक्टेड या नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं कि जो कैपिटल इम्प्लॉयड है, जो कैपिटल लगाया है उस पर आज के वर्तमान रेट से अगर निकाले तो कितना हम कमा सकते हैं, रिटर्न कमा सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक प्रकार सामान्य प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, और एक प्रकार एक तरफ एक्चुअल प्रॉफिट। अगर एक्चुअल प्रॉफिट अधिक है किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से, उसी का नाम हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट। डिफिनेशन भी है इस सुपर प्रॉफिट क्या कहलाता है, तो सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। देखते हैं कहाँ मैच, इतनी बात हम कह दिए, इसमें से कौन सा मैच करे, पहला तो होगा नहीं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये 100% सही लग रहा, वेटेड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो बी 43 का आंसर हमारा सटीक आंसर होगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंकिंग फंड एक हिस्सा है, सिंकिंग फंड इज अ पार्ट ऑफ फिक्स लियाबिलिटीज, करंट लियाबिलिटीज ये भी नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ हद तक यहाँ डाउट लग रहा है, फिक्स एसेट ये बिल्कुल नहीं है। तो चारों ऑप्शन में जो बिल्कुल सटीक बैठता है संचय एवं आधिक्य का, उसका हिस्सा असल में कंपनी के केस में जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं आइटम्स का, तो उसमें लायबिलिटी साइड के दूसरे हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस। तो जितने फंड हैं इसी हेडिंग में रखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, तो जो हमारे ये सिंकिंग फंड है ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, इसी के अंदर रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा 44 का सी। आप कंपनी के देखना बैलेंस शीट में उसमें दिखाई पड़ेगा ये। और 45 देखते हैं 45 क्या कहते हैं। ये फर्म के द्वारा संयुक्त बीमा पॉलिसी ली जा सकती है, फर्म के द्वारा
किसके जीवन पर? सबके जीवन पर। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मे बी टेकन बाय द फॉर्म ऑन द लाइफ्स ऑफ, सबके जितने पार्टनर्स हैं उन सबके लाइफ पर ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली जाती है। सभी पार्टनर्स आना चाहिए इसमें। तो पहला दिखाई पड़ रहा ऑल द पार्टनर्स ज्वाइंटली, ऑल द पार्टनर्स सेपरेटली तो नहीं होगा, ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, तो ये तो सही लग रहा है। और सभी साझेदारों के पृथक, ओके, ऑल द पार्टनर्स सेपरेटली, दोनों चलता है, हर पार्टनर का अलग अलग भी और एक साथ भी। तो इसका ए भी सही है, इसका बी भी सही है। तो कहाँ बैठता है? डी में आकर आंसर बैठ रहा है इसका। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 45 का डी हमारा सटीक आंसर है। 45 का डी। जॉइंटली भी लेते हैं और सेपरेटली भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे, जो हमारा करंट ईयर है, अगर हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन ले लिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज, तो अगले साल जो मिलना था हम उसको पहले ले लिए तो हमारे लायबिलिटी बन जाता है ये। आज जब लायबिलिटी बनेगा तो बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा सूट कर रहा है। एन इनकम बिल्कुल नहीं होगा ये, तो हमारे लायबिलिटी बन जाता है। एन एसेट ए भी नहीं होगा। तो सी इसका आंसर लग रहा है लायबिलिटी। हम जब भी कोई इनकम एडवांस के रूप में ले लेते हैं, चालू वर्ष में आप एडवांस ले लिए हैं अगले साल वाला, तो लायबिलिटी बन जाएगा। क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारा क्या होता है, एनपीओ के लिए इनकम है, बट एडवांस लेने पर लायबिलिटी बन जाता है। तो इसका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। इसमें है बैलेंस शीट इज अकाउंट, गलत, अकाउंट है नहीं, स्टेटमेंट। ये लग रहा कुछ हद तक सही। ए और बी, सी में लिखा है ए भी सही और बी भी सही। ये तो खैर होगा नहीं, बैलेंस शीट नॉट एन अकाउंट, अकाउंट तो है नहीं बिल्कुल। और डी में लिखा ऑन, बिल्कुल गलत। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट माना जाता है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है। ये नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें बैलेंस शीट भी आता है। तो इस प्रकार हमारा ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट है और क्वेश्चन 47 का आंसर होगा बी, सटीक आंसर। 48 क्वेश्चन नंबर देखें 48 का क्या कहानी है इसमें। 48 बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से अर्थ उस मूल्य से है। सरेंडर वैल्यू ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स दैट वैल्यू विच इज रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, which is received when policy matures, which can be received before the due date after the policy, none of these। सरेंडर वैल्यू का मतलब है कि जो उसमें मैच्योरिटी डेट है, जो टाइम और टर्म रखा गया वो पूरा होने पर मिलता है, वो तो मैच्योर्ड अमाउंट होगी। अगर उसके टाइम जो है उससे पहले अगर आप उस इंश्योरेंस का पैसा उठाते हैं, लेते हैं, इन कैश कराते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सरेंडर कर दिया आपने। समय से पहले देने पर जो पैसा हम लेते हैं उसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू कहते हैं। तो सरेंडर वैल्यू इसमें आ गया कौन सा, विच कैन बी रिसीव्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पॉलिसी। तो इस तरह का सी इसका आंसर लग रहा 48 का। 48 का जो सटीक आंसर होगा वो सी। उसका समय पूरा होने से पहले आपने सरेंडर बोल दिया, पॉलिसी जमा करके पैसा उठा लिया, सरेंडर वैल्यू हो गया। 49 देखते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट इंस्टांस इज क्रेडिटेड टू। एक क्रेडिट कर लेते हैं हम लोग तो पहले ही दिखाई पड़ रहा है मेरे को ये। खैर फिलहाल ये तो सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस एप्रोसिव इसमें नहीं जाता, जनरल रिजर्व इसमें नहीं जाता, सिंगिंग फंड इसमें नहीं जाता। तो इसका 49 का हमारा ए बिल्कुल आसपास है और यही सटीक आंसर होना चाहिए मेरी समझ से। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स रिडेम्पशन फंड हमारा फंड है जिसको हमने इन्वेस्ट किया था
इसलिए नाम में ऐड हो जाता है डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट इंस्टांस। जो प्रॉफिट हुआ है सीधे हम लोग इसको भेजते हैं पहले डिवेंचर रिडेम्पशन जो फंड अकाउंट खोलें उसमें, और वही कहानी है इसमें। तो 49 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 आय व व्यय खाता का शेष, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सुना होगा एनपीओ के केस में, डैश दर्शाता है बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज। तो क्या दिखाएगा उसका बैलेंस आएगा, तो उसका या तो सरप्लस दिखाएगा नहीं तो डेफिसिट दिखाएगा। तो कैपिटल फंड तो इसमें आएगा नहीं, कैश इन हैंड ये होगा नहीं, नेट प्रॉफिट वर्ड उसमें आता ही नहीं है। तो एक डी में दिखाई पड़ रहा है सरप्लस और डेफिशिएंसी, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के लिए। तो इनकम एक्सपेंडिचर जो निकलेगा बैलेंस उसका या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। तो ये सटीक आंसर बैठता है 50 का डी। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आपको। और तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखना, चौकन्ना रहिए, एग्ज़ाम आ रहा, तैयार रहिए बिल्कुल। थैंक यू।